हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा माइक्रोस्कोप सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें बेसिकली हम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, साथ ही साथ अच्छे माइक्रोस्कोप के क्या फीचर होते हैं, और टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। वन वाज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अनदर वाज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने आपको बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में यूजुअली एक लेंस का यूज होता है, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 5 गुना से 20 गुना ज़्यादा बड़ा करके ही दिखा सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को, और यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो किसका डायग्राम है? सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूजुअली एक से ज़्यादा लेंस का यूज होता है। अगर कंपैरिजन करें सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है, यानी बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता होती है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम जब माइक्रोबायोलॉजी में अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है जेनसन्स को, और हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। वन वाज लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में क्या अंतर है और दोनों को किस बेस पे हमने डिवाइड किया है वो समझते हैं। आप सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है, तो बेसिकली क्या होता है कि विजिबल लाइट रेस इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज तक पहुंचती हैं, और आपकी आइज पे एक इमेज क्रिएट होती है, तब आप किसी भी इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? ये नॉर्मल तरीका था कि लाइट रेज यहाँ पे फॉल करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, आपकी आइज तक पहुंचती हैं, एक इमेज क्रिएट होती है, और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इल्यूमिनेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस इल्यूमिनेट किया जा रहा है, और इल्यूमिनेट करने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है विजिबल लाइट रेज। माइक्रोस्कोप में भी जब हम किसी भी स्पेसिमेन या किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वहां भी हमें उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है? इल्यूमिनेट कराना पड़ता है। अब इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कराने के लिए आप क्या सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए माइक्रोस्कोप के अंदर भी अगर इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कराने के लिए अगर आप विजिबल लाइट रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आपका जो माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर आप विजिबल लाइट रेज का ना यूज करके आप अगर इलेक्ट्रॉन के बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए और देखने के लिए, तो हम कहेंगे कि आपका जो माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए हम विजिबल लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? विजिबल लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 1000 टाइम्स होता है, मैक्सिमम लिमिट होती है ये। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 1000 टू मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी रखता है। मैंने आपको बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप अगेन 4 टाइप्स के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा था डार्क फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप, थर्ड वाज द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फोर्थ वाज द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी मैंने दो तरह के बताए थे, स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसका क्रेडिट जाता है इन्वेंशन का जेनसन को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किया गया था बाई अर्नस्ट एंड लस्का। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब हम जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो ये 4 टाइप हैं, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरेसेंस, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके जो 2 टाइप्स हैं, स्कैनर और ट्रांसमिशन, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप और उसके टाइप्स से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स। तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने बताया था कि इसमें लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? विजिबल लाइट रेज का यूज किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें ये देखना है, तो हमने उसे देखने के लिए ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया जाएगा किसकी हेल्प से? विजिबल लाइट रेज से की हेल्प से। यानी विजिबल लाइट रेज क्या करेंगी? उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, फिर इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में रखे जाएंगे कुछ लेंसेस। वो लेंस क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई करेंगे, और जब इन लेंसेज से होके जो लाइट रेज हैं, ये जो विजुअल लाइट रेज हैं जो रिफ्लेक्ट होकर लेंसेज पे पड़ रही थी, जब लेंसेज से होके ये लाइट रेज कहां पहुंचेंगी? आपकी आइज पे पहुंचेंगी। तो एक आपकी आइज पे पहुंच के एक इस ऑब्जेक्ट की एक एनलार्ज इमेज क्या बनेगी?
एनलार्ज इमेज आपकी आईज पे बनेगी और उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, बड़ा करके देख पाएंगे। तो व्हाट बेसिकली हैपन इन द लाइट माइक्रोस्कोप, हम विजिबल लाइट रेज जो होती हैं उनका यूज करते हैं किस लिए, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और ये जो रिफ्लेक्टेड विजिबल लाइट रेज होती हैं इनको हम कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू पास करते हैं और फिर वो रेज जो कॉन्वेक्स लेंसेज से पास होती हैं वो हमारी आईज पे जाके एक इमेज क्रिएट करती हैं उस ऑब्जेक्ट की, और यहाँ हमें क्या मिलती है, एक एनलार्ज इमेज मिलती है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी मैग्निफिकेशन की होती वो थी 1000 टाइम्स, कि लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से उसको 1000 गुना बड़ा करके ही दिखा सकता है। यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो एक लाइट माइक्रोस्कोप का है, और वो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कैसा है, बायलॉक्यूलर नेचर का है। बायलॉक्यूलर मतलब दोनों आंखों से जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। दो तरह के माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है यूनिलॉक्यूलर जिसमें एक आंख से देख सकते हैं, एक होता है बायलॉक्यूलर जिसमें दोनों आंखों से देख सकते हैं। तो ये बायलॉक्यूलर लाइट माइक्रोस्कोप है। हम एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपने बात की थी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, और इल्यूमिनेट करने के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए होगी। तो सोर्स हमने लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स होती है, लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स होती है वो होती है विजिबल लाइट रेज। तो विजिबल लाइट रेज का जो सोर्स होगा वो हम यहाँ ले लेते हैं लाइट का सोर्स, और लाइट के सोर्स के तौर पर हमने यहाँ के लिया एक बल्ब लिया है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और इस बल्ब से क्या निकल रही होंगी, विजिबल लाइट रेज निकल रही होंगी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान देना वो है ये स्टेज। ये स्टेज वो पार्ट है इस माइक्रोस्कोप का जहां पे आपकी ग्लास स्लाइड रखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ग्लास स्लाइड रखी जाएगी, और आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर ही क्या होगा, आपका वो सैंपल होगा, वो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट होंगे जो आपको देखने हैं। तो ग्लास स्लाइड के ऊपर है आपका ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट जो आपको देखने हैं, और इस ग्लास स्लाइड को आप कहां रखेंगे, इस स्टेज पे रखेंगे। इस स्टेज पे रखने के बाद इस ग्लास स्लाइड को दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, किससे, स्लाइड होल्डर के साथ। तो यहाँ पे आपको जो ये दो पत्तियां दिख रही हैं ये स्लाइड होल्डर है। ये स्लाइड को क्या कर लेती हैं, अपने दबा लेती हैं ताकि स्लाइड क्या करे, मूव ना करे। ठीक है, स्लाइड मूव करेगी तो आपको क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलेगी। तो स्लाइड होल्डर की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, अपनी स्लाइड को फिक्स कर लेते हैं किसके ऊपर, स्टेज के ऊपर। तो ये काम हो गया स्लाइड होल्डर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्टेज के नीचे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। और इस कंडेंसर के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आयरिस डायफ्राम। क्या, आयरिस डायफ्राम। इस कंडेंसर और आयरिस डायफ्राम का क्या काम होता है, ये जो कंडेंसर होता है ये क्या करता है, नीचे से आने वाली लाइट रेज को कंडेंस करता है किसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर, ताकि नीचे से जो लाइट रेज आ रही हैं उनको इस ग्लास स्लाइड के ऊपर कंडेंस करता है, ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो स्पेसिमेन है उसको अच्छे से इल्यूमिनेट कर पाए। ठीक है, कंडेंसर में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं आयरिस डायफ्राम। इस आयरिस डायफ्राम की हेल्प से हम लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट के अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्लास स्लाइड से ज्यादा लाइट पास हो तो हम आयरिस डायफ्राम को कंप्लीटली ओपन कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी। हमें अगर कम लाइट की रिक्वायरमेंट है तो हम आयरिस डायफ्राम को थोड़ा क्लोज कर देंगे, जिससे ये एक शटर की तरह काम करती है। ठीक है, तो इससे अमाउंट ऑफ लाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडेंसर एंड आयरिस डायफ्राम। नेक्स्ट हमारे पास, मान लीजिए हम किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, तो जो 3-4 लोग देख रहे हैं, तो हर इंसान का अपना एक आई साइट होता है, हर इंसान की अपनी एक आई की रिजोल्यूशन कैपेसिटी होती है। तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उस स्पेसिफिन के ऊपर अपने माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करता है। तो प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो नोब होती हैं। एक हमारी जो बड़ी वाली नोब होती है उसको हम बोलते हैं कोर्स नोब। क्या बोलते हैं, कोर्स नोब। तो ये है हमारी कोर्स नोब, और ये वाली जो नोब है हम इसको बोलते हैं फाइन नोब। तो छोटी वाली नोब जो है फाइन नोब, बड़ी वाली जो नोब है वो कोर्स नोब। जो कोर्स नोब होती है वो कोर्स एडजस्टमेंट के लिए या कोर्स फोकस के लिए होती है। यानी अगर बड़ा एडजस्टमेंट करना है, आप इस स्लाइड को, इस स्टेज को अगर आप मूव करना चाहते हैं अप एंड डाउन, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएं, तो उसके लिए अगर आप बड़ा एडजस्टमेंट, लार्ज एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप इस कोर्स नोब की हेल्प से कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप इस स्टेज को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको इमेज दिख रही है लेकिन आप उसमें थोड़ा सा रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है या उसकी क्लियरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और आप स्लाइड चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइन नोब का यूज कर सकते हैं, जो फाइन फोकस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। नोब के बाद हम आते हैं लेंस के ऊपर। तो लेंस दो तरीके से लेंस प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं आईपीस लेंस और दूसरे लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आईपीस लेंस होते हैं वो यहां प्रेजेंट होते हैं आपकी आईज के पास, जहां से आप आईज लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो जो आईज के पास
जो लेंसेज होते हैं उनको हम आईपीस लेंस बोलते हैं, जो आपके आइज के क्लोज होते हैं, इनको ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। इनका जो मैग्निफिकेशन होता है वो 10 टाइम्स होता है, यानी सिर्फ आईपीस लेंस का अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो वो 10 टाइम्स होता है, यानी ऑब्जेक्ट को वो 10 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकते हैं। दूसरे जो लेंस होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं वो आपकी ग्लास स्लाइड के पास होते हैं, यानी जो स्टेज है, स्टेज के पास जो लेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। मैं अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो नेक पीस से अटैच होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल राउंड राउंड, ये क्या है? नेक पीस। इस नेक पीस से 4 तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन के होते हैं। ये 4 लेंस जिनके नाम है स्कैनर, लो पावर लेंस, हाई पावर लेंस एंड ऑयल इमर्जन लेंस। ये इनके अलग अलग नाम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के। इनका डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर होता है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्मॉल अमाउंट का मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम स्कैनर लेंस को यूज कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है, ये दोनों इस तरीके से एडजस्टेड होते हैं कि जब हम इन दोनों को यूज करेंगे तो ये जो नेट मैग्निफिकेशन देंगे वो एक दूसरे का मल्टीपल देंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्लास स्लाइड लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, कोई ग्लास स्लाइड लगी हुई है और इस पे कोई ऑर्गेनिज्म है। मैं इसको इस स्कैनर वाले लेंस के थ्रू देख रहा हूं, तो इस स्कैनर लेंस की कैपेसिटी है 4 टाइम्स और इसके बाद फिर आईपीएस की कैपेसिटी है 10 टाइम्स। तो जो मुझे नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा 4 × 10 यानी कि 40 टाइम्स। यानी अगर मैं स्कैनर का यूज करूंगा लेंस का तो मुझे कितना मिलेगा? 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलेगा। वहीं मैं अगर लो पावर वाले का अगर यूज करूंगा तो इसका है 10 टाइम्स, ऊपर से 10 टाइम्स इसका है आईपीएस का, तो हमें जो नेट रेजोल्यूशन नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 100 टाइम्स का। अगर मैं हाई पावर वाले लेंस का यूज करूंगा तो इसकी कैपेसिटी है 40 टाइम्स की और अगेन यहाँ पे 10 टाइम्स का आईपीएस देगा, तो टोटल हमें जो नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा 400 टाइम्स का। अगर मैं ऑयल इमर्जन लेंस की बात करूं तो ऑयल इमर्जन लेंस का जो कैपेसिटी होता है वो 100 टाइम्स का होता है, ऊपर से 10 टाइम्स का मैग्निफिकेशन आईपीएस का होता है, तो हमें नेट मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है और ये हमें नेट मैग्निफिकेशन में कितना मिलता है? 1000 टाइम्स का। तो जो मैक्सिमम हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा वो ऑयल इमर्जन लेंस को यूज करके मिलेगा और वो कितना होगा? 1000 टाइम्स। और ये क्या होती है? लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम लिमिट होती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली 4 तरह के होते हैं: ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। देखो यहां हम ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड को एक साथ लेके पढ़ेंगे, उसके बाद हम फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। तो एक तरफ हम चलिए स्टार्ट करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और दूसरी तरफ हम समझेंगे लाइट फील्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो यहां हम पढ़ेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और यहां हम पढ़ेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में आपको ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दिखता है डार्क। वो कैसा दिखता है? डार्क। ध्यान से सुनना। और जो बैकग्राउंड दिखता है वो कैसा दिखता है? ब्राइट। और बैकग्राउंड के ही बेसिस पे नाम दिया गया है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। वहीं मैं अगर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करूं तो जो ऑर्गेनिज्म इसमें दिखता है वो दिखता है ब्राइट और जो बैकग्राउंड दिखता है वो कैसा दिखता है? डार्क। और क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है इसलिए इसका नाम क्या है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। आई रिपीट अगेन, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिज्म तो दिखेगा डार्क और बैकग्राउंड दिखेगा ब्राइट, और बैकग्राउंड के बेसिस पे ही नाम दिए गए हैं। क्योंकि इसमें बैकग्राउंड ब्राइट है तो इसका नाम होगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। वहीं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म दिखेगा ब्राइट और बैकग्राउंड दिखेगा डार्क, और बैकग्राउंड अगर डार्क है तो उसी के नाम पर हमने क्या दे दिया? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप दे दिया। यहां आप जो देख रहे हैं ये हमने देखा है बाय यूजिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, और ये जो हमने देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं बाय यूजिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर यहां देखें तो आपको बेसिलस की स्पीसीज शो की गई है, एंडोस्पोर्स। बेसिलस स्पीसीज के एंडोस्पोर्स शो किए गए हैं। तो यहां पे आपको जो एंडोस्पोर्स हैं वो डार्क डार्क दिख रहे हैं, डार्क रेड कलर के दिख रहे हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड है, पीछे का बैकग्राउंड है, वो कैसा दिख रहा है? बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ब्राइट। तो बैकग्राउंड ब्राइट है इसलिए इसका नाम क्या है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, जो एंडोस्पोर्स है, वो आपको कैसे दिख रहे हैं? डार्क। वहीं अगर आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करो तो डार्क फील्ड मतलब बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? डार्क। तो यहां आपको बैकग्राउंड डार्क दिख रहा है, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा फिर आपको? ब्राइट। तो यहां पे आपको ब्राइट ये ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ब्राइट। ये बेसिकली क्या है? स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरिया है, स्पायरोचिटीज। तो दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड ब्राइट रहेगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड डार्क रहेगा।
सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा कैसे हो पाता है, अब उसके डिटेल डिस्कशन में अगर आप जाना चाहें तो समझिएगा, ये इधर लेफ्ट में जो आपको दिखाया गया है वो दिखाया गया है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में, और राइट में जो दिखाया गया है वो आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में दिखाया गया है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हम ट्रांसमिटेड लाइट का यूज करते हैं, जबकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है वो समझिएगा। मान लीजिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी स्पेसिमेन को देख रहे हैं, एक मिनट, ये मान लीजिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, इसकी हेल्प से हम इस स्पेसिमेन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो लाइट रेज है वो बल्ब से निकलती हैं, वो कंडेंसर पे पड़ती हैं, और कंडेंसर पे पड़ने के बाद वो हमारी ग्लास स्लाइड पे जाती है। तो आप यहां इस ग्लास स्लाइड को ऑब्जर्व करिए, ये ग्लास स्लाइड है, ठीक है, और इस ग्लास स्लाइड पे ये हमारा क्या है, स्पेसिमेन है। क्या है, हमारा स्पेसिमेन है। अब जो कंडेंसर से होके जो लाइट रेज आ रही हैं, कंडेंसर से होके जो लाइट रेज आ रही हैं, अब कुछ लाइट रेज तो क्या आपकी स्पेसिमेन से होके गुजर के जाती होंगी, और कुछ लाइट रेज इस स्पेसिमेन के पास से होके गुजर के जाती होंगी। तो एक तो वो जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है किससे, आपके स्पेसिमेन से, और एक जो वो जो जा रही है स्पेसिमेन के पास से, स्पेसिमेन के सराउंडिंग से, यानी ग्लास लाइट से। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होती हैं और आईपीस लेंस से पास होती हैं। तो जो इस स्पेसिमेन से होके जाती हैं वो तो देती हैं डार्क इमेज। कैसी इमेज, डार्क इमेज। और जो अनडेविएटेड जा रही हैं, अनरिफ्लेक्टेड जा रही हैं, ये वाली, ये कैसी देती हैं, लाइट इमेज या ब्राइट इमेज। तो क्योंकि यहां पे ये रेज जा रही हैं, सराउंडिंग से जो रेज जा रही हैं, ये क्या करती हैं, इस बैकग्राउंड को कैसा विजुअलाइज कराती हैं, आपको ब्राइट विजुअलाइज कराती हैं। और जो टकरा के जा रही हैं स्पेसिमेन से, वो स्पेसिमेन को कैसा दिखा रही है, डार्क दिखा रही है। इसलिए आपका जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म आपको कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। और क्योंकि ये साइड से लाइट रेज भी गुजर के जा रही हैं, तो इन साइड से जो लाइट रेज गुजर के जा रही हैं, ये बैकग्राउंड को कैसा कलर दे रही हैं, ब्राइट कलर दे रही हैं। क्लियर है। अब दूसरी जगह तरफ बात की जाए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपका स्पेसिमेन है। अब जो लाइट रेज कंडेंसर से होके आती हैं, जो लाइट रेज कंडेंसर से होके आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिमेन पे पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिमेन पे पड़ती हैं, और ग्लास स्लाइड से होके कोई भी लाइट रेज नहीं गुजरती है। और ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा हो पाता है ओपेक डिस्क की हेल्प से। कंडेंसर में एक ओपेक डिस्क फिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ स्पेसिमेन से ही होकर लाइट गुजरेगी, सराउंडिंग से कोई लाइट नहीं गुजरेगी। और जब सराउंडिंग से कोई लाइट नहीं गुजरेगी, तो जो आपका सराउंडिंग होगा, जब वहां से कोई लाइट ही नहीं गुजर रही है, तो जो बैकग्राउंड है, सराउंडिंग है या जो बैकग्राउंड है, वो आपको कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। और लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, स्पेसिमेन से लाइट जा रही है, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको ब्राइट दिखते हैं। समझ में आ गई कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहां से कोई लाइट ही पास नहीं होती है। लाइट क्यों नहीं पास होती है, क्योंकि जो आपका कंडेंसर होता है उसमें ओपेक डिस्क फिट कर दी जाती है, जो लाइट को अलाउ नहीं करती पास होने के लिए। जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में सराउंडिंग से लाइट जा रही है, इसलिए सराउंडिंग जो है या बैकग्राउंड जो है वो आपको ब्राइट दिख रहा है, और ऑर्गेनिज्म से भी लाइट जा रही है, इसलिए ऑर्गेनिज्म आपको डार्क दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। सो नेक्स्ट इज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम कुछ जो लाइट के वेव्स के दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इनका इस्तेमाल करते हैं। लाइट के फिनोमेना रिफ्रैक्शन और मेनली इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो भी स्पेसिमेन है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इंटरफेरेंस की हेल्प से हम उस स्पेसिमेन की, उस ऑर्गेनिज्म की एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज क्रिएट करते हैं विद हाई रिजोल्यूशन। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी तरह की स्टेनिंग नहीं की जाती। ये कैसे परफॉर्म होता है समझिएगा। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में नॉर्मल माइक्रोस्कोप से क्या अलग चीजें होती हैं, तो दो अलग चीजें होती हैं। एक तो उसके कंडेंसर में फिट होता है कंडेंसर एन्युलर रिंग, जो इस तरीके की होती है, जिसका बीच वाला हिस्सा जो होता है वो ओपेक होता है, यानी वहां से लाइट पास नहीं होती। जो सराउंडिंग वाली जो रिंग वाला पार्ट है, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इससे ट्रांसमिटेबल पार्ट होता है, सिर्फ इसी पार्ट से लाइट पास होती है। साथ ही साथ हम इसमें एक फेज प्लेट का भी यूज करते हैं। जो फेज प्लेट होती है वो क्या करती है, फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है। इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत सारे लिविंग स्पेसिमेन को देखते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इसकी हेल्प से हम एंडोस्पोर्स और ऑर्गेनेल्स को भी देखते हैं। इसका फिनोमेना क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए हम लाइट रेज पास करते हैं, तो लाइट रेज जो होती है वो पहले इस लैंप से या बल्ब जो भी हमने यूज किया था वहां से निकलेगी, वहां से निकल के कंडेंसर पे जाएगी, कंडेंसर से लाइट हमारे कहां जाएगी, स्पेसिमेन पे जाएगी। जब ये लाइट स्पेसिमेन पे जाती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो लाइट हमारी स्पेसिमेन से होकर गुजरती है, यानी अगर ये मान लीजिए ग्लास स्लाइड है
और यहाँ ये हमारा स्पेसिमेन है। तो एक तो ये होगा कि लाइट रेज स्पेसिमेन से होकर गुजरेगी और दूसरा कुछ लाइट रेज इस स्पेसिमेन के पास से होकर गुजरेंगी। तो जो लाइट रेज स्पेसिमेन के पास से गुजरती हैं वो अनडेविएटेड पास हो जाती हैं, उनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। देखो होता क्या है, जब लाइट डिफरेंट मीडियम से होकर पास करती है तो उसकी वेलोसिटी में, उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। तो यहां लाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म से होकर पास नहीं हुई थी, इसलिए अनडेविएटेड, अनरिफ्लेक्टेड और प्रॉपर्ली जैसे आई थी वैसे होकर चली गई। लेकिन जब लाइट रेज किसी बैक्टीरिया के अंदर से होकर गई तो उसके फेज में डिफरेंस आ गया, उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस आया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था, मान लीजिए ये हाई डेंसिटी का था, तो जब इस बैक्टीरिया में अगर कोई लाइट रे ट्रेवल की होगी तो उसकी स्पीड कम हो गई होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो दो तरह की लाइट रेज थी, जो एक स्पेसिमेन के थ्रू होके गई थी और एक जो पास के से होके गई थी। जो स्पेसिमेन से होके गई थी उसकी वेवलेंथ में क्या आ गया, डिक्रीजमेंट आ गया, या फिर आप कहते हैं उसके अंदर फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन जो आपकी अनडेविएटेड यहां से होके जो जा रही है वो अपनी नॉर्मली ट्रेवल करती है। अब ये दोनों लाइट रेज जो बैक्टीरिया के अंदर से पास होके गई थी और जो अनडेविएटेड गई थी, ये एक और प्लेट से होके पास होती है जिसको बोलते हैं फेज प्लेट। तो जब ये फेज प्लेट से होके पास होती हैं तो इनके बीच में इस तरीके से फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ये दोनों वेव, एक तो ये बैक्टीरिया से पास होने वाली और एक अनडेविएटेड वाली, ये दोनों इंटरफेरेंस शो करती हैं। क्या शो करती हैं? इंटरफेरेंस शो करती हैं। और जब ये इंटरफेरेंस शो करती हैं तो जहां पे ये सेम फेज में आती हैं वहां पे तो क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां ये अपोजिट फेज में आती हैं वहां पे क्रिएट होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको याद हो, जब आपने नीट की तैयारी की थी 12th में, तो एक चैप्टर होता था वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जहां आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को पढ़ा था। तो वही इंटरफेरेंस है, जहां ये दोनों वेव, ये ऊपर वाली और नीचे वाली वेव, जब ये सेम फेज में होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब ये अपोजिट फेज में होंगी तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। अब जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वहां पे आपको ब्राइट लाइट अपीयर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ब्राइट लाइट। और जहां पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वहां पे आपको डार्क अपीयरेंस दिखेगी। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है, और जो आपको ये डार्क डार्क स्पेस दिख रहा है बैकग्राउंड का, दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको मैं आपको लाइन वाइज अगर क्लियर कराऊं तो बेसिकली क्या होता है समझिएगा, कि जो लाइट रेज होती हैं वो कहां से पास होती हैं? पेरिफेरल रीजन ऑफ एन्युलर रिंग। ये जो आपको एन्युलर रिंग दिख रही है ना, ये इसके पेरिफेरल वाले पार्ट से, बीच वाला हिस्सा तो ओपेक है, पेरिफेरल वाले पार्ट से लाइट रेज निकलेंगी। अब कुछ लाइट रेज तो क्या होंगी? हमारे स्पेसिमेन से पास होंगी, यानी इस बैक्टीरिया से पास होंगी, और कुछ लाइट रेज जो होंगी वो उसके पास से, सराउंडिंग से पास होंगी। यहां से मैंने आपको बताया ना, सराउंडिंग से। कुछ तो स्पेसिमेन से पास हो जाएंगी और कुछ स्पेसिमेन के पास से पास होंगी। तो जो स्पेसिमेन से पास होंगी उनकी वेवलेंथ जो होगी वो आउट ऑफ फेज चली जाएगी, उनकी वेवलेंथ में क्या आएगा? चेंज आएगा। लेकिन जो सराउंडिंग से पास होंगी उनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, विदाउट एनी चेंज पास होंगी। और ये दोनों लाइट रेज जो डिफ्लेक्टेड होके गई थी, बैक्टीरिया के अंदर से होके गई थी और जो बैक्टीरिया के बाहर से होके गई थी, दोनों ही क्या करेंगी? लाइट रेज किसके थ्रू पास होंगी? फेस प्लेट के थ्रू पास होंगी। ये इस फेस प्लेट है, इसके थ्रू पास होंगी। और जब ये फेस प्लेट के थ्रू पास होंगी तो ये क्या शो करेंगी? दोनों लाइट रेज इंटरफेरेंस शो करेंगी। क्या करेंगी? इंटरफेरेंस शो करेंगी। और एक जगह हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वहां हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वहां पे हमें डार्कनेस दिखेगी। तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हमें ब्राइट ब्राइट दिखेगा और जो बैकग्राउंड होगा वो हमें डार्क डार्क देखने को मिलेगा। और इस तरीके से क्या मिलेगा? एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा फेज की वजह से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के बारे में, जो हमारा लास्ट लाइट माइक्रोस्कोप है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम फ्लोरेसेंट स्टेन का यूज करते हैं, एक डाई का यूज करते हैं जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करती है। बेसिकली क्या करते हैं, हम एक स्टेन लेते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म को कवर कर देते हैं, फिर इस स्टेन से जो ऑर्गेनिज्म कवर हो जाता है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज जब इस ऑर्गेनिज्म पे पड़ती हैं, इसके स्टेन पे पड़ती हैं, तो वो उस स्टेन में शाइनिंग आने लगती है और इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। यहां पे हमने सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। ध्यान रखना, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। बेसिकली फ्लोरेसेंस
माइक्रोस्कोप का जो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई पैथोजन, लाइक टीबी का पैथोजन है, मलेरिया का पैथोजन है, उसको आइडेंटिफाई करने में, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में, लिविंग और डेड सेल को डिफरेंशिएट करने में, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की लोकेशन अगर हमें पता करनी है वो बॉडी में कहाँ है उसके लिए, या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस का यूज में हम इसका यूज करते हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है? वही किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को हमको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ये माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है उसका समझिएगा। हम क्या करते हैं, जो भी मान लीजिए ये हमारा स्पेसिमेन है, इसको हमें देखना है, तो जिस स्पेसिमेन को हमें देखना है उसको फ्लोरेसेंट डाई से कवर कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उसका बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। अब इस अल्ट्रावायलेट रेज को इस डाइक्रोमेटिक मिरर की हेल्प से कहां डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है? नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, स्पेसिमेन की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जब इस स्पेसिमेन पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, ठीक है, तो पढ़ के रिफ्लेक्ट होती हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज इस स्पेसिमेन में पड़ते हैं तो स्पेसिमेन जो होता है वो साइन करने लगता है, और ये जो साइन करने वाली जो रेज है ये डिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, और इसको हम कौन रिसीव करता है? माइक्रोस्कोप का आईपीस रिसीव करता है, और आईपीस से फिर हम उसको अपनी आईज लगा के देखते हैं। तो इस तरीके से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। यहां अगर आप देख रहे हो तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या है? टीबी के बैक्टीरिया है। तो हमने सैंपल लिया था, स्पुटम सैंपल फॉर टीबी डायग्नोसिस। यहां डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए डिफरेंट डाई का यूज किया जाता है। किस डाई का कहां यूज करेंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हमें टीबी का ऑर्गेनिज्म अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो जो हम डाई यूज करेंगे, जो फ्लोरेसेंट डाई यूज करेंगे वो होगी ओरामीन एंड रोडामीन। अगर मलेरिया का हमें पैथोजन अगर हमें डायग्नोस करना है तो हम यूज करेंगे एक्राइडिन ऑरेंज। फंगस हमें आइडेंटिफाई करनी है तो हम कैलकुलो फ्लोर व्हाइट यूज करेंगे, और फ्लो साइटोमेट्री के लिए हम FITC फ्लोरोएथोसाइनेट का यूज करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैं बताया था, जो आपको रॉकेट की तरह दिख रहा है, ये क्या है? आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसको डिजाइन किया था अर्नस्ट एंड लस्का ने। मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट को इलिमिनेट करने के लिए हम विजिबल लाइट रेज का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन का बीम अगर हमें यूज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई और एनवायरनमेंट होगा तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो क्या कर जाएगा? इंटरेक्ट कर जाएगा। साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन था वो क्या थी? लाइट रेज थी। या तो हमने विजिबल रेज का यूज किया था या अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं। जो मीडियम था लाइट माइक्रोस्कोप के लिए वो एयर था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर सकते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो मीडियम ने रखा वो रखा वैक्यूम। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड होती थी वो ग्लास की स्लाइड होती थी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड होती थी वो कॉपर मेटल की स्लाइड होती थी। सैंपल जो हम यूज कर लेते थे लाइट माइक्रोस्कोप के केस में, उसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते थे, ग्लास स्लाइड के ऊपर फिक्स करने के लिए हम यूज करते थे 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में कॉपर मेटल की स्लाइड पे जो हमें अपना सैंपल फिक्स करना है उसके लिए हम यूज करेंगे 2 to 2.5% ग्लूटरल एल्डिहाइड। मैग्निफिकेशन कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी लाइट माइक्रोस्कोप की होती है 1000 टाइम्स, ये मैक्सिमम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो जो होता है वो 1000 to मिलियन टाइम्स बढ़ा करके दिखा सकता है। रेजोल्यूशन जो होता है वो 0.2 मिलीमीटर होता है लाइट माइक्रोस्कोप का, और 0.5 नैनोमीटर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये तो डिफरेंस था बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली दो तरह के मैंने आपको बताए थे, एक को बोलते हैं हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओवरव्यू लेने के लिए, सुपरफिशियल व्यू या ओवरव्यू अगर हमें देखना है, यानी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बाहर से हमें सुपरफिशियल ओवरव्यू अगर किसी ऑर्गेनिज्म का देखना है तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। लेकिन हमें अगर इंटरनल डिटेल चाहिए, डिटेल्ड व्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो सरफेस डिटेल देता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ओवरव्यू अगर आपको लेना है, बाहर का अगर आपको व्यू लेना है तो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करोगे। बट अगर आपको इंटरनल डिटेल चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करोगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें वहां क्या मिलता है? मोर सैंपल व्यू। हमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल देखने को मिलता है कम टाइम में।
क्योंकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, वो क्या करते हैं जस्ट हिट करते हैं और रन कर जाते हैं। तो इस हिट एंड रन वाला केस रहता है इलेक्ट्रॉन का इसमें, तो इसमें हमें ज़्यादा सैंपल देखने को मिलता है कम टाइम में। लेकिन वहीं हम अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमें इसमें कम सैंपल देखने को मिलता है, बट डिटेल में देखने को मिल जाता है, डीपली हमें देखने को मिल जाता है। अगर डायमेंशनल बात करें तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमको 3D व्यू देता है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म का 2D व्यू देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।